व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और कॉलरॉश लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया था। कॉलरॉश लॉ का हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में एक काम करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात और पढ़ लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। वैसे तो उसको नहीं पढ़ाया जाता, बट मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। क्योंकि कॉलरॉश लॉ बेसिक तो सीख लिया है, बट एक चीज और हम लोग यहाँ कर सीखेंगे। तो हम लोग यहीं पर हमारे कॉलरॉश लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉलरॉश लॉ को अब हम लोग यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं, और कॉलरॉश लॉ के अंदर ही हम लोग कुछ बातें और सीखते हैं। मतलब ये हमारा टॉपिक आप मान के चलिए कंटिन्यू चल रहा है पिछले 3 वीडियो से। देखो क्या होता है, एट एनी कंसंट्रेशन सी, मतलब अभी कोई भी कंसंट्रेशन हो, एट एनी कंसंट्रेशन जिसको मैंने नाम दे दिया सी, हम लोग जानते हैं द डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, जो आपका डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज अल्फा। आप लोग यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कहां से डिनोट करोगे? अल्फा से। मतलब कोई भी एक जनरल कंसंट्रेशन है, उस जनरल कंसंट्रेशन पे आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, यूजुअली हम लोग यहां पर बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पहली बार जब आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे, उसका डाइल्यूशन करोगे, तो वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज करते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप डाइल्यूशंस बढ़ाते जाओगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ती जाएगी। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता लगाना हो एनी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पता कैसे चल रहा है। तो हम लोग निकालते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने ऐसे इसको बताया था। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम लोग सॉल्यूशंस में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए ये हमें पता कैसे चलेगा? आप खुद इमेजिन करो, आपने 1 चम्मच नमक लिया और 1 चम्मच नमक को आपने पानी के अंदर डिसॉल्व कर लिया। क्योंकि वो NaCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप बोलोगे सर पूरा जितना हम लोगों ने नमक लिया था वो डिसॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप उसी की जगह 1 चम्मच एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करोगे, तब आप ये मुझे नहीं बोल सकते कि सर पूरा एसिटिक एसिड CH3COOH टूटा है। तो मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप मुझे बताओ कि उसके अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितना एसिटिक एसिड टूटा। तो अब आपको ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड पता कैसे चलेंगे? ये आपको पता कैसे चलेगा कि कितना मॉलिक्यूल टूटा? समझ रहे हो? इनिशियल तो मालूम पड़ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, उसका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से उसके मोल्स निकाल लेंगे, लेकिन कितने टूटे ये नहीं पता चलेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो छोड़ो, हर जगह आप यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। ये फॉर्मूला क्या होगा? तो आप मेरी बात समझ गए कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों से यह बात बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग, वीक, यूजुअली वीक, अगर कंसंट्रेशन C पर डिसोसिएट हो रहा है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे? तो सिंपल फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। बस अगर आपके पास में ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले की मदद से आप अल्फा बड़े आराम से निकाल सकते हो। यू कैन इजीली फाइंड आउट द अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, यूजुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग के लिए भी यूज कर लो। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई डाउट? फिर एट कंसंट्रेशन सी इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा। तो एट कंसंट्रेशन सी degree of dissociation is alpha, then equilibrium constant क्या होगा? क्या आप लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? हम लोग सब जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है।
ये हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा था। तो जब कभी भी कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ही मान लो, ये जब पानी के अंदर जाकर डिसोसिएट होगा तो ये A पॉजिटिव और B नेगेटिव बनाएगा। समझ पा रहे हैं हम लोग बात को? तो जब ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ये हमें समझना है। तो गाइस देखो, जब शुरुआत होगी यानी जब टाइम 0 होगा, मैं कहता हूं कि इस AB का कंसंट्रेशन C है और अभी इनका कंसंट्रेशन 0 है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, जब मैंने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया तो एट इक्विलिब्रियम मैं कहता हूं इतने में से कंसंट्रेशन इनटू अल्फा अमाउंट कम हो गया, C अल्फा कम हो गया। व्हाट इज C? C इज योर कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो C अल्फा आपको यह बताएगा दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट, या मॉलिक्यूल्स बता सकता है आपको, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट। तो C माइनस अल्फा में कहता हूं डिसोसिएट हुआ, तो A कितना बनेगा? C अल्फा। B कितना बनेगा? C अल्फा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतने अंदर कोई डाउट? नाउ हम लोग सब बोलेंगे Ka यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसको लिखते कैसे हैं? एक्टिव मास ऑफ A पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ B नेगेटिव डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम। ये कब होगा? एट इक्विलिब्रियम, दोनों प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो अब आप बताओ A क्या है? A इज योर C अल्फा। B क्या है? B इज अगेन योर C अल्फा। एंड एट इक्विलिब्रियम AB कितना है? C माइनस C अल्फा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई थिंक ये इतना क्लियर होगा। नाउ अब अपन एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बिकम C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा। C बाहर आ गया, C से C कैंसल आउट, ये बचा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एंड गाइस दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये दो फॉर्मूले मेरे सारे प्यारे बच्चे याद रखेंगे, दैट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक तो ये फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और एक ये फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। दोनों फॉर्मूलेज आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसको जरा नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूं जो हमारे एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी का 3.9, ताकि आपको ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने आ जाए। बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, अब आपके सामने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.9 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन को देखकर काफी लोगों को डर लगता है कि यार ये क्वेश्चन क्या आ गया, बट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अभी जो आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया है बस ये उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तक कंडक्टिविटी कप्पा लिखा हुआ है, दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल्स पर लीटर। अब जहां पर ये यूनिट मोल्स पर लीटर आती है मेरे समझ में आ जाता है कि ये कंसंट्रेशन है। तो मेरे पास कंसंट्रेशन आ गया 0.001028 मोल्स पर लीटर, ये कंसंट्रेशन आ गया। अब आपको यहां पर यानी कप्पा की वैल्यू भी दे रखी। व्हाट इज कप्पा? यानी कंडक्टिविटी 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। अब आप लोगों को यहां पर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस भी दे रखी है एसिटिक एसिड की, दैट इज 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आप लोगों को ये कह रहा है कि आप लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka निकालना है। नाउ गाइस एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जब आपके पास कप्पा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सेंटीमीटर्स में दे रखी है, तो बच्चों आपको ये जो कंसंट्रेशन दे रखा है दैट इज मोल्स पर लीटर, हमें इसको कुछ भी करके हमें इसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ले जाना पड़ेगा। और हम लोग सब जानते हैं दैट 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज बच्चों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात को अभी देखो मैं यूज करूंगा, यहां पर कंसंट्रेशन को लेकर जाऊंगा मैं सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्की बात। नाउ अब यहां पर एक चीज देखते हैं, आपको Ka निकालना है। क्या आप लोगों को Ka का फॉर्मूला पता है? हाँ सर, Ka का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट का, दैट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द Ka।
ना के ए में अपने को कंसंट्रेशन तो मिल रहा है, लेकिन मुझे अल्फा की वैल्यू पता नहीं चल रही है। तो गाइस अल्फा की वैल्यू पता कैसे करें? तो हमारे लिए अल्फा की वैल्यू पता लगाने का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस भी है, लेकिन हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी नहीं है। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालें, और हमें ये कप्पा क्यों दे रखा है? तो प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। अब आपको यहां पर कप्पा दे रखा है, तो कप्पा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू एम अपॉन 1000 इंटू एम अपॉन 1000। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये चीज समझ में ही मैंने क्या करा, मैंने कप्पा को इधर ही छोड़ दिया, 1000 को नीचे ले गया और m को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ बेटा मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000, हम लोग सब जानते हैं कि 1000 अपॉन मोलैरिटी इज C, यानी कि आपका कंसंट्रेशन। इसको क्या बोला जाएगा? कंसंट्रेशन। तो अगर मेरे पास में m अपॉन 1000 है तो इट विल बी डिनोटेड एज 1 अपॉन कंसंट्रेशन। तो मेरे पास में m अपॉन 1000 है, इसलिए 1 अपॉन कंसंट्रेशन। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग एक फॉर्मूला अब याद करेंगे हमेशा के लिए। जो एक फॉर्मूला यहां पर मैं आपको लिखा रहा हूं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी कैप m इज ऑलवेज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। प्लीज बच्चों, इस फॉर्मूले को यही याद कर लीजिए। अगर आपके पास में कप्पा की वैल्यू दे रखी है और अगर आपके पास में कंसंट्रेशन है, तो आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन। क्या बात समझ में आ गई? नाउ गाइस, यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर देखिए हमारे पास में कप्पा की वैल्यू है। सो मोलर कंडक्टिविटी तो कप्पा क्या है? 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। बच्चों यूनिट्स का बहुत ध्यान रखेंगे। अपॉन कंसंट्रेशन इज 0.001028 मोल्स पर लीटर। और अगर मैं चाहूं तो मैं जानता हूं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये हम लोगों ने क्या करा, तो सिंपल सी बात है, लीटर से लीटर कट जाएगा। मतलब अगर आप ये ना भी लिखे तो आप बस एक काम ये कर दीजिए कि मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दो और इसके मोल्स पर लीटर में से लीटर यहां पर मत लिखो, तो ऑटोमेटिकली वो सेंटीमीटर में चला जाएगा। अब देखिए, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसल आउट हो गया। और जब अपन इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखो, ये 4.9 तो है और ये कुछ 1.02 है, तो अपन इसको मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 48.15। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे और यूनिट क्या बचेगी, देखो साइमन, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब में से 1 सेंटीमीटर कट गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और हम लोग सब जानते हैं हमारे मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट भी यही होती है, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी इस फॉर्मूले से मिल गई, मोलर कंडक्टिविटी मिल गई बच्चों आपको इस फॉर्मूले से। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई आपकी 48.15। चलिए, तो अब इस 48.15 को यहां रख देते हैं, तो अब हमको अल्फा निकालने में मदद हो गई। 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी इन इनफाइनाइट डायरेक्शन इज 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान से देख लो, इसको जरा नोट कर लो फिर, क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ ये दिख रही कि इन्होंने मोलर कंडक्टिविटी में यहां तो साइमन लगाया ही नहीं है। यहां तो साइमन आना चाहिए क्योंकि अल्फा की कोई यूनिट थोड़ी होती, तो ये पूरी यूनिट कैंसिल आउट हो गई। यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी, देखो 0.1233, ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो आपको यहां पर अल्फा और मोलर कंडक्टिविटी मैंने निकालना सिखा लिया। प्लीज इसको जरा जल्दी से नोट करो, मैं इसको रब करने वाला हूं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मिल गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है के ए। तो चलिए के ए के अंदर आप लोग अब सारी वैल्यू पुट कर दो।
C क्या है 0.001028 इंटू 1000 मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने क्या करा 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई बाय अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, यहीं आ जाएगी, छोटी सी वैल्यू है 0.1233 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1233। बस जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आपकी फाइनल वैल्यू मिल जाएगी और वो होगी 1.78 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स पर लीटर। 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5 क्या है 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं अच्छा यहां पर अपन लीटर ही रख देते क्योंकि अपने को आंसर लीटर में आ रहा है, तो मोल्स पर लीटर ये आपका आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, तो प्लीज जरा इन क्वेश्चंस पर आप ध्यान रखिएगा कि कैसे मैंने सॉल्व करा। यहां पर आपको एक नया फॉर्मूला सिखाया है मैंने, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा बाय सी। तो वो कप्पा बाय सी का फॉर्मूला भी आप लोग जहां पर हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी प्लीज वहां पर नोट कर लीजिएगा। और कैसे डिराइव करा मैंने आपको बता दिया, m/1000 इज इक्वल टू 1/c। ठीक है ना, वो कंसंट्रेशन वाला मैंने यहाँ पर डिराइव करके बताया था, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आपको आगे वो काम में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर अपना कोलरॉश लॉ खत्म होता है। अब हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, फराडे लॉ ये स्टार्ट करेंगे। लगभग आप मान के चलो 2 वीडियोस उसमें लगेंगे और 1-2 वीडियो हमको सेल्स और कोरोजन में, तो अभी मान के चलिए 4 वीडियो लगभग और आएंगे और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए और कोशिश करो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन सॉल्व करने के। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव मैंने करके दे दिए हैं, आपके पास बस उसका चार्ट होना चाहिए। कैसे आया उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।